let F be the subset of Q cross Z। Q का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर और Z का मतलब इंटीजर है। डिफाइंड बाई F is equal to set containing M by N or M such that M belongs to Z, N belongs to Z, N is not equal to 0. Is F a function from Q to Z? आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। चेक करने के लिए आप तुरंत चेक कर सकते हैं। ये सवाल पूछा है कि F जो है Q से Z फंक्शन होगा कि नहीं, और Q के अंदर जो है रेशनल नंबर है, Z के अंदर इंटीजर है। अब रेशनल नंबर में जैसे M का वैल्यू कुछ डालिए, इंटीजर ही है ना, 1/2, 1/3, 1/4 सारा रेशनल नंबर है। ये हो गया M का वैल्यू, ये हो गया N का वैल्यू। वन -1 +1, अच्छा 0 भी डाल दो, -2 +2, इस तरह से नंबर है। M/N का इमेज कहाँ बनेगा? F बराबर दिया है M/N, इसका मतलब है X का वैल्यू M/N है, तो Y का वैल्यू कितना है? M होगा। आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। चलो ये समझ में आया कैसे किए हैं? जो भी आपको देगा F में, F जो है ऑर्डर पेयर है, ये तो रिलेशन ही होता है ना। रिलेशन का एक खास तरह का जो है पैटर्न, वो फंक्शन होता है। और M/N ये X का वैल्यू है, ये Y का वैल्यू है। M/N मतलब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर लिखे 1/2, 1/3, 2/2, 1/1 भी होगा,
1/1 भी है, फंक्शन होगा। कहीं पे ऐसा है जहां पे दो इमेज बन जाए? आंसर जो है f देता है नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं, बोल तो रहा यही। खोजना पड़ेगा, सवाल तो हम सही लिखे हैं। वन बाई टू का 2 हो जाएगा। 1/1 का 1 पे जाएगा। टू बाई टू का क्या होगा? उसके अनुसार अब देखना है ना। m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, 2/2 ये रेशनल नंबर है, और 1/1 m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, तो m/n का इमेज m पे जाता है, तो 1/1 का इमेज 1 पे जाएगा, और 2/2 का इमेज 2/2 का इमेज 2 पे जाना चाहिए। लेकिन अब बढ़िया से देखिए कि 2/2 और 1/1 क्या दोनों एक ही नंबर नहीं है? एक ही नंबर है, दोनों 1 है। तो इसको हम 2/2 लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तविक में ये 1 है और ये भी 1 है, और दोनों का इमेज जो है, एक 1 का इमेज 1 पे जा रहा है और एक 1 का इमेज जो है 2 पे जा रहा है। इस 1, ये समझिए 1 ही ना है। और अगर इसको लिखिएगा 3/3, ये भी 1 ही है, और इसका इमेज जो है इसके अनुसार कहाँ चल जाएगा? 3 पे, जो वो लिखा है। लेकिन ये बात लिखा हुआ है 3/3, लेकिन है क्या? वास्तविक में तो 1 है, तो 1 का इमेज 3 पे, 1 का इमेज 2 पे, 1 का इमेज 1 पे, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। बात समझ में आया? क्या 1/1 से? बिना काटे हुए नहीं। देखो रेशनल नंबर में जो है, रेशनल नंबर में q को जब लिखते हैं 0 +-1 +-2 पूरा इंटीजर लिखते हैं। अब क्या यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं क्या? p/q के फॉर्म में क्या इस तरह भी आप लिखते हैं? ये सारे नंबर तो इसी में समाया हुआ है ना, वो तो आप लिखते नहीं है। इधर लिखते हैं आप फ्रैक्शन वाला 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह का। क्योंकि एक बार सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक बार लिखिए, ये क्या है? Q इज द सेट, ये सेट है जिसका डोमेन कह रहे हैं, ये जो है कोडोमेन है। इस सेट में 1 को आप कितने जगह पे लिख दिए? 1/1 1 ही लिखा हुआ है, 2/2 1 ही लिखा हुआ, 3/3 1 ही लिखा हुआ, 4/4 1 ही लिखा हुआ है। लेकिन 4/4 का इमेज कहाँ जाएगा? 4 पे चल जाएगा। 3/3 का इमेज 3 पे चल जाएगा, जबकि ये सारा नंबर 1 ही है। तो 1 का इमेज जो है कई जगह बन रहा है, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया इस? अब बाकी सब जगह ठीक है। 1/2 का इमेज 1 पे जाएगा, 1/3 का इमेज 1 पे, तो इससे मतलब नहीं है, इसका भी एक जगह इमेज बन रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ये जो 1 है इसका इमेज 2 पे चल जा रहा है इसके अनुसार। समझ में आया? इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये केवल चेक करने वाला था फंक्शन है या नहीं।
ये सारा एलिमेंट वन है, वन है, वन है ना? तुम लोग को समझ में आया? हम्म। अच्छा, हाँ, 3/3 3 पे बेस चल जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट लोग बहुत अपसेंट कर जाता है। बोलो जी। एफ एक फंक्शन है, फंक्शन है इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज बना देगा। अब बोलता है जी एक फंक्शन नहीं है। अगर पूछे कि एफ का डोमेन क्या है तो क्या बताइएगा? एक्स का मान ही डोमेन होता है।
डोमेन ऑफ एफ, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 3 तक, और फिर इसमें जो है एफ अगर फंक्शन होगा, हम लोग को प्रॉब्लम कहां हो सकता है? देखिए प्रॉब्लम यहाँ एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन जाए तब समझिए फंक्शन नहीं होगा। आप निकालिए एफ ऑफ 3, हम लोग को कंफ्यूजन केवल यहाँ पे है। यह बोलता है x का वैल्यू 3 के बराबर होगा तो fx बराबर x स्क्वायर होगा, और यहाँ भी बोलता है x का वैल्यू 3 के बराबर होगा तो fx बराबर 3x भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? यानी कि x का मान 3 होने से आप फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर भी ले सकते हैं और 3x भी ले सकते हैं। तो f ऑफ 3, या ऐसे लिखो, व्हेन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो f ऑफ 3 का वैल्यू आया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और जब fx बराबर 3x तब f ऑफ 3 इंटू 3 9, यानी कि x का मान 3 इसमें डालिए या इसमें डालिए, दोनों का इमेज कहाँ बनता है? 9 पर ही बनता है। इसलिए f क्या होगा? फंक्शन होगा, क्योंकि 3 का इमेज इसके अनुसार 9 पे ही बना, 3 का इमेज इसके अनुसार 9 पर ही बना, इसलिए f जो है एक फंक्शन होगा। वही बता रहे हैं। अब दूसरा सवाल में आइए, जी वाला में, x का मान अगर 2 के बराबर लिया जाए तो gx बराबर क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर, और इसमें देखिए x बराबर अगर 2 लेंगे तो gx बराबर 3x भी लिख सकते हैं। पेन gx बराबर x स्क्वायर, इस पर केवल चेक कर रहे हैं, जहां पे दोनों देखिए कॉमन है, x का मान 2 के बराबर, x का मान 2 के बराबर, एक बार लिखा है x स्क्वायर, तो g2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और जब gx बराबर हम चुनेंगे 3x, उस समय g2 का वैल्यू 3 इंटू 2 यानी कि 6, इस तरह से आ गया। इसके अंदर 2 जो है एक बार इमेज जो है 4 पे बन गया, एक बार 6 पे बन गया। 2 का इमेज एक बार 4 दे रहा और 2 का इमेज एक बार 6 दे रहा, एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन गया है। एज 2 हैज 2 different images, therefore g is not a function। ये समझ में आया? क्या तू लोग करता है? ये समझे सवाल को? और वहां पे हम लोग 3 जो है दोनों में डाले थे, सेम आ गया था, तो फंक्शन का वो भी नहीं होता। हाँ, जैसे इसमें डाले और यहाँ पे केवल 4 डाल देना, 4x, तो ये क्या हो जाएगा? 12, यानी कि 3 का इमेज एक में 9 पे बन जाएगा, एक में 12 का, वो फंक्शन नहीं होगा। कहीं नहीं बता सकते, ये तो समझाना था हमको। हम यहाँ पे देख के इसलिए बता दे रहे हैं कि x बराबर 3, x बराबर 3, ठीक है, तो केवल हमको 3 पर ही चेक करना है कि 3 इसमें डालेंगे तो कितना आएगा? 9, और 3 इसमें डालेंगे तो 9, यानी कि 3 का इमेज ठीक एक ही जगह बन रहा है। यहाँ भी x का वैल्यू 2 के बराबर लिया है, x का वैल्यू 2 के बराबर लिया है, अब 2 इसमें डालेंगे तो 4 है, इसमें 6, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कर देता
कि ये तो फंक्शन है ही, नीचे वाला कर दो। अगर ऐसा लिख देता तब ये फंक्शन हो जाता। क्यों? क्योंकि x का मान 2 के बराबर केवल इसी में डाल सकते हैं, इसमें तो आप डाल भी नहीं करेंगे, इसमें 2 से बड़ा होगा है? काहे नहीं होगा? एरो नहीं हटाया है, यहाँ पे x का मान 2 के बराबर है तो फंक्शन ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, यहाँ भी 2 के बराबर था। अब यहाँ 2 को हम हटा दिए, इक्वल टू हटा दिए। अब इस फंक्शन का यूज तभी करेंगे जब x का मान 2 से बड़ा लेंगे। 2 तो हम इसमें लेंगे ही नहीं, तो 2 तो एक ही जगह मिलेगा ना, और 2 का इमेज 4 पे बन जाएगा। इसमें तो हमको लेना है तो 2 से बड़ा के लिए लेना, तब ये फंक्शन हो जाता। लेकिन इसके कारण जो है फंक्शन नहीं हो सका है, समझे इसको? आज बताना था डोमेन रेंज निकालने के लिए, आज एब्सेंट तुम्हें लोग कहो, लड़के लोग फिर अगला क्लास कुछ नहीं समझ में आएगा, हम तो बताएंगे ही ना, क्लास थोड़ी रुकेगा। 15, 16, 17 तो तू लोग बिहार बोर्ड में है? 15, 16, 17 क्या चीज का एग्जाम? हाफ ईयरली तो अभी नहीं होता है। देखिए इधर देखिए, इक्वल फंक्शन पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, उसमें दिया होगा आर.डी. शर्मा का बुक में, इसमें तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है। ले आओ, एक दो सवाल उसका बता देते हैं। इक्वल फंक्शन में क्या बताएं? एक सवाल दिया है, लेट ए बराबर सेट कंटेनिंग 0 to 2, एग्जाम्पल इक्वल फंक्शन का बोलिए क्या ये फंक्शन इक्वल होगा? दो फंक्शन इक्वल कब होता है?
जब दोनों का डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब बराबर हो जाए। हाँ तीनों लिखे, बताए नहीं है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए। डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, डोमेन किसको बोलते हैं? एफ फंक्शन है ए से बी में, तो एफ फंक्शन का डोमेन ए होगा, यानी कि सेट कंटेनिंग 0 2, यही ए है, और जी का भी डोमेन ए ही है, दोनों का डोमेन बराबर होगा। अच्छा, को डोमेन ऑफ एफ बराबर को डोमेन ऑफ बी जी, कोडोमेन भी बराबर है, क्लियर है, बी कोडोमेन है, इसका भी कोडोमेन बी है। बी का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। अब केवल हमारा रेंज बचा है। रेंज कैसे निकालते? फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ए से बी, चाहे एफ हो या जी हो। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका हर एक एलिमेंट का तो इमेज उसमें जाके बनाया होगा। तो एफ ऑफ 0 निकालिए, तो इससे निकलेगा 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1। एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 5। अच्छा, जी भी फंक्शन है आपको ए से बी में, तो जी भी जो है उसका इमेज बनाया होगा। तो जी ऑफ 0 और जी का वैल्यू जो है यहां से निकलेगा, तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, और जी ऑफ 1, जी ऑफ 2 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए फंक्शन होगा? तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 0, क्योंकि एक का वैल्यू 1 आ रहा है, एक का वैल्यू 0, एंड एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 2। तो उसमें क्या बताए थे कि डोमेन बराबर हो, कोडोमेन बराबर हो, और साथ साथ एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि उसका रेंज वाला जो है इमेज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये सेम आया? नहीं आया, तो लिखेंगे एफ इज नॉट इक्वल टू जी। समझ गए? लेट A is equal to set containing 1 2
और B is equal to set containing 3 6 and F from A to B defined by f of x is equal to x square plus 2 and z from A to B defined by 3x is f बराबर z। क्या ये फंक्शन दोनों बराबर होगा? ये अब अपने से चेक कर सकते हैं। नहीं होगा। दोनों का डोमेन क्या है? अलग अलग है। डोमेन तो सेम ही है। एफ का डोमेन ए है और जी का डोमेन भी ए है, ये तो सेम मिल गया। अच्छा, कोडोमेन ये भी सेम है। कोडोमेन ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ जी, कोडोमेन सेकेंड सेट को कहते, तो सेकेंड सेट तो दोनों का बी ही है, सेम है। अब केवल एफ एक्स बराबर जी एक्स देखना है। तो एफ एक्स देखिए, फंक्शन जो हमारा दिया है ए से बी, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमको ए के अंदर जो एलिमेंट है उसका इमेज केवल देखना है। ए के अंदर 1 है तो 1 का इमेज देखिए एफ कहाँ बना रहा। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे 1 डाले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 पर, और एफ ऑफ 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 2 6 हो गया। और जी को देख लीजिए, जी भी तो ए से बी में ही फंक्शन है, तो जी भी इमेज बनाएगा। तो जी जो है 1 का इमेज कहाँ बनाया है, ये गलती लिखे थोड़ा सा, जी ऑफ एक्स बराबर 3x है। तो 3 और x का वैल्यू 1, जी भी 3 पर ही बनाया, और जब 2 डालेंगे तो 3 इंटू 2 6। अब देखिए f ऑफ 1 बराबर g1, दोनों का मान आपस में बराबर है, और f ऑफ 2 बराबर g2, f2 का मान 6, g2 का मान 6। इसका मतलब है कि fx बराबर gx होगा। x कहाँ लिया गया है? ए के अंदर। दो ही मेंबर था तो दोनों को हम चेक कर लिए, और दोनों इक्वल आ गया तो लिखेंगे fx बराबर gx। ए के अंदर केवल 2 मेंबर है तो f1, x के जगह पे 1 डालिएगा तो f1 बराबर g1, और x के जगह पे 2 डालिएगा तो f2 बराबर g2, दोनों आ जाएगा। यानी कि यहां से पता चला कि फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन ये होगा। समझे? तुमको समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लास तुम लोग अपसेंट क्या करता है? हम्म? पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं रहिएगा तो दिक्कत होगा। एक दिन समझ में नहीं आया फिर अपसेंट कर गया, फिर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो उसको प्रयास कीजिए, पूछिए।
रियल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होता है? केवल यही फंक्शन आपको पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन। जेई का तैयारी आप लोग कौन कौन करते हैं? वो और तुम लोग क्या चीज का है? केवल बोर्ड करना है। नहीं, जेई का जैसे टारगेट रखता है, पहले तो बोर्ड ही करना है। टारगेट होता है ना कि जेई का करना है, तो उसके बाद रिजल्ट पे थोड़ी डिपेंड करता है, ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद सीयूईटी देना है, मतलब ग्रेजुएशन करना है। रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं? वैसा फंक्शन, इधर देखो, जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होता है, उसी को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और आपको 11th हुआ, 12 हुआ, चाहे जेई हुआ या एनडीए हुआ, सब में रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ना है। उसके बाद जो है कहीं पीजी और बीएससी में जाके जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन आता है, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। ये फंक्शन y बराबर एफ एक्स, अब जो भी फंक्शन लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन if its domain and कोडोमेन, यानी कि उस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन विद अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर किसी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन सबसेट होता है रियल नंबर का, सबसेट का मतलब क्या, उसका डोमेन और कोडोमेन सीधा समझ लीजिए रियल नंबर होगा, तब वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया, उसका पिक्टोरियल डायग्राम ही ऐसा, किसी नियम के तहत जो है, मान लीजिए इस तरह से इमेज बन गया, आपको लग रहा है कि ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए और किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन तो है, लेकिन इस सेट के अंदर जो है एक नंबर हमको ऐसा दिख रहा, आई क्या होता है, इमेजनरी। एक नंबर के कारण हम सीधे कह देंगे कि ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। अगर आपको डोमेन में कहीं भी इमेजनरी नंबर दिखाई पड़ गया या कोडोमेन में कहीं भी इमेजनरी नंबर दिखाई पड़ गया, तो समझिए कि वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है जिसका डोमेन और कोडोमेन सबसेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्चुअली में रियल नंबर जो है एक सेट होता है, और ये होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट, ये एक सेट है। और हम कह दिए कि डोमेन जो है फंक्शन का डोमेन, ये भी एक सेट ही होता है, ये सबसेट ऑफ आर है। इसका मतलब डोमेन में जितने भी नंबर आएंगे वो कैसा आएगा,
रियल नंबर। और कोडोमेन जो है वो भी लिखे हैं सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। सबसेट ऑफ आर का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे सब जो है रियल नंबर ही होगा। एक जगह भी कहीं डोमेन और कोडोमेन में इमेजिनरी नंबर आ गया, सीधे हम कह देंगे कि वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं हो सकता। केवल इसी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन का। इसको पहले लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले थे पढ़ने के लिए, पढ़ क्या है? सब तुम लोग पढ़ा है इंग्लिश मीडियम से ना, सीबीएसई बोर्ड से? तुम लोग सीबीएसई बोर्ड से, कौन सा स्कूल से? क्या? अच्छा, तुम जी? संजय बियर्स गांधी मैदान। अच्छा, वहां से आए तुम? ऑक्सफोर्ड कहाँ? जमुई में? तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है? तब इतना बदमाशी कर रहा है। हम जमुई के ही, सिकंदरा। तुम्हारा गांव क्या है? दौलतपुर। तुम किस स्कूल में पढ़ी है? मॉर्निंग स्टार, वो कहाँ है? दनियामा में? अच्छा। ये समझ गए? रियल वैल्यू फंक्शन तो है ही। अब फंक्शन में स्पेशल आ रहा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन उसी को कहते हैं जिसका डोमेन और कोडोमेन कैसा नंबर हो, रियल नंबर। बस इतना ही समझना है कि डोमेन, ये पूरा का पूरा सेट रियल नंबर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सेट रियल नंबर होना चाहिए, तब जाके वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अब फिर से हम बता रहे हैं कि डोमेन किसको कहते हैं। अभी तक आप डोमेन क्या पढ़े थे? आप इस तरह से पढ़े थे कि f एक फंक्शन है a से b में, और पहला सेट को ही डोमेन कहते हैं। लेकिन फंक्शन अगर ऐसा दिया तो यहाँ पे तो सेट ही पता नहीं चल रहा कि f जो फंक्शन है किस सेट से किस सेट में है, ये पता ही नहीं चल रहा। अब डोमेन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए डोमेन निकालना है ना। लेट y बराबर एफ एक्स इज ए फंक्शन। कोई फंक्शन है, बात नहीं करो, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। y जो है फंक्शन है x का। अब इस फंक्शन का डोमेन आपको पता करना है, तो x का जो वैल्यू होता है उसी को डोमेन कहते हैं। देन द सेट ऑफ all values of x
यानी कि x के सारे मानों का सेट, फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच y का मतलब क्या है, y लिखो या fx लिखो एक ही बात है, y इज डिफाइंड, यानी कि fx इज डिफाइंड, कॉल्ड, कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f, फंक्शन का मतलब y बराबर fx, x के मान को ही डोमेन कहते हैं, y बराबर fx कोई फंक्शन दिया तो x का जितना वैल्यू आएगा उसका एक सेट बना देंगे और उस सेट को ही हम लोग डोमेन कह देंगे। लेकिन x का जितना वैल्यू, कैसा वैल्यू आना चाहिए, जिसके लिए y क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं, डिफाइंड का मतलब होता है रियल और फाइनाइट। रियल और फाइनाइट उसी को डिफाइंड कहते हैं। यहां पे तो जहां भी लिखेंगे डिफाइंड, आपको समझ लेना है कि उसका वैल्यू रियल भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। अब सबसे पहले डोमेन जो है कुछ फंक्शन का बताते हैं। जैसे आपको दे दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to 1 by x, fx is equal to 1 by x minus 1, fx is equal to 1 by x plus 1 into x minus 2। चलो एकदम छोटा छोटा सवाल अभी पहले दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं। अब यहाँ पे डोमेन जो खोजते थे सेट ए को, अब वो खत्म है। मेन डोमेन जो है ऐसा ही पढ़ना था, ये तो देख देख के हम लोग लिख देते, अगर सेट ही दिया है तो उसको देख के लिख देते कि उसका डोमेन क्या होगा। मेन इस तरह का आपको पढ़ना था। डेफिनेशन लिख लिए, डेफिनेशन लिखो ना पहले। हो गया। अब पहला फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे,
एफ एक्स का मतलब क्या होता है? कई बार लिखे हैं एफ एक्स, जहां भी लिखा हुआ आपका दिमाग में आ जाना चाहिए वाई लिखा हुआ। और डोमेन किसको कहते हैं? एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए वाई क्या हो, डिफाइंड हो। वाई को डिफाइंड होने का मतलब है वाई का वैल्यू रियल भी हो और फाइनाइट हो, तो यही है वाई। अब सोचिए कि एक्स का मान माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट तक कौन कौन नंबर लेने पे वाई का वैल्यू रियल भी रहेगा और फाइनाइट भी रहेगा? सारे नंबर। एक्स का वैल्यू, एक्स का तो आपको दिया नहीं है कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लीजिएगा। रियल वैल्यू पढ़ रहे हैं तो रियल वैल्यू में आप क्लियर जान गए हैं कि डोमेन हमको रियल नंबर होगा, को डोमेन भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो एक्स का मान आपको माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक चुनना है। वैसा नंबर को चुनना है जिसके लिए, जैसे एक्स का वैल्यू 1 डाल दिए तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 1/1 यानी कि 1। 1 एक रियल नंबर है, सही है। एक्स का वैल्यू 2 डाल दिए तो 1/2 हो जाएगा वाई का वैल्यू। 1/2 भी रियल नंबर है, फाइनाइट है, 2 भी ले सकते हैं। 3 डाल दिए तो 1/3 आएगा, किसका मान, वाई का मान, वो भी रियल और फाइनाइट है। अब सवाल उठता है कि इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, तो एक एक नंबर डाल के देखेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तब निकालिएगा कैसे? आपको सोचना है कि क्या ऐसा यहाँ पे डाल दिया जाए कि ये वैल्यू कभी इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा, क्योंकि y का मान फाइनाइट ही होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, उसमें अगर जीरो से भाग दिए तो ये कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे। किसी भी नॉन जीरो नंबर में जीरो से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट हो जाता है, जीरो से डिवाइड नहीं करते। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, सारे नंबर को ले सकते हैं, केवल किसको छोड़ के, जीरो को छोड़कर, क्योंकि नीचे अगर जीरो आया, ठीक है, ये अगर जीरो आया तो 1/0 ये कहां पहुंचेगा, इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा, यानी कि y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब y का वैल्यू बोला था कि वो फाइनाइट ही होना चाहिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फोर एफ एक्स का मतलब हो गया y टू बी डिफाइंड, यानी कि y को रियल और फाइनाइट होने के लिए, ठीक है, y एफ एक्स मतलब y टू बी डिफाइंड, y को रियल और फाइनाइट होने के लिए, डिफाइंड का मतलब लिखा हुआ है नीचे वाला जो है, जब भी p/q के फॉर्म में सवाल देगा तो कोई भी फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो हुआ तो 1/0 कहां पहुंचेगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू केवल जीरो नहीं हो सकता है, बाकी आप कुछ भी लीजिए, आपको जो इच्छा है लीजिए, y का वैल्यू रियल भी मिलेगा, फाइनाइट भी मिलेगा। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा रियल नंबर, ठीक है, उसमें से केवल एक नंबर को हटा दिए, जीरो को, जीरो नहीं होगा, ये डोमेन हो गया। ये समझ में आया? अब यहां समझिए कि एक तरह का आप नियम पढ़ लिए कि किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर को जीरो होने नहीं देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फंक्शन y का वैल्यू इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। अब दूसरा सवाल उसी तरह से बनाइए। दूसरा वाला,
हम्म हम्म दूसरा सवाल दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1। ऊपर वाला के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, नीचे में सोचना है। नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो फोर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, यानी कि एफ एक्स को रियल और फाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 नहीं होगा। बाकी सब चीज हो सकता है, तो सब चीज हो सकता है तो डोमेन लिखेंगे फंक्शन का पूरा रियल नंबर और उसमें से केवल एक नंबर को हटा दीजिए, 1 नहीं होगा। समझ गए? समझ में आ रहा? तीसरा for f(x) to be defined, denominator is not equal to 0। डिनोमिनेटर में पूरा था, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 है तो पहला नंबर भी 0 नहीं होगा और दूसरा नंबर भी 0 नहीं होगा। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -1 और x इज नॉट इक्वल टू 2। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? पूरा रियल नंबर, लेकिन ये दोनों नहीं होना चाहिए। रियल नंबर में तो सारा नंबर है ना, रियल नंबर का मतलब सभी नंबर इसके अंदर है। चौथा बन गया। ऊपर वाला को हमको नहीं देखना, ऊपर में आप x का वैल्यू कुछ भी डालिएगा वो कभी अनडिफाइंड नहीं होने वाला। अनडिफाइंड का मतलब कभी इन्फिनाइट पे नहीं जाएगा। केवल नीचे वाला देखना। ये पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हैं? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। और जब भी दो पॉलिनोमियल का रेशियो देगा तो आपको डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इस फंक्शन का डोमेन होगा r माइनस सेट कंटेनिंग -5। या इसी को ऐसे भी लिख सकता, r के जगह पे माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट और उसमें से -5 को हटा ली। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है ना।
ये समझ गए? अब बनाइए तो। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? टू थ्री। थ्री और टू उसका डोमेन होगा। हाँ तो पूरा ना बताओगे? बन गया ना तुम लोग का जी? For fx to be defined, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस थ्री और इसमें टू कॉमन आएगा। एक्स माइनस थ्री दोनों में है, बाहर कर लिए, बचेगा एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, यानी कि x जो है x माइनस थ्री ये भी जीरो नहीं होगा और x माइनस टू ये भी जीरो नहीं होगा, यानी कि x का वैल्यू थ्री के बराबर नहीं होगा, x का वैल्यू टू के बराबर नहीं होगा। तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर और उसमें से टू और थ्री को हटा दिए। ये एक तरह का सवाल बताएं। सवाल आपको इस तरह से भी दे सकता है, इसको लिखना है, लिख लिया जी। हम मान लीजिए सवाल ऐसे दे दिया, अब बोला कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन केवल निकालना है, कोडोमेन। यहाँ पे x जो दिया हुआ है वो न्यूमरेटर में है, ऊपर है। आपको केवल सोच लेना है क्या x का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर डाल दे, y का जो मान आएगा रियल होगा कि नहीं, फाइनाइट होगा कि नहीं। तो आप माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर x के जगह पे डालिएगा तो क्या y का वैल्यू इन्फिनाइट हो सकता है? आपको जो इच्छा है डाल सकते हैं, हमेशा फाइनाइट ही रहेगा।
और इसमें जब इमेजनरी नंबर नहीं है तो वहां इमेजनरी नंबर भी नहीं डालिएगा, केवल रियल डालिएगा। एक्स के जगह पे रियल नंबर डालिएगा और ये भी रियल नंबर डालिएगा, तो दो रियल नंबर का सम हमेशा रियल, यानी कि वाई का मान रियल ही होगा। और दूसरा कि एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल दें, 10,000, 20,000, 10 करोड़, ये वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट ही कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, लिखेंगे क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स, एक्स के सारे मान के लिए डिफाइंड है ना। एक्स का कुछ भी वैल्यू डालते हैं ये डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब रियल और फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। अब यहां से पता चला कि x अगर नीचे में आएगा तब हमको समस्या है, ऊपर अगर आएगा तो कोई समस्या नहीं। तो दूसरा फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, वही होगा, क्योंकि वहां भी सारा x ऊपर है। यहां तक क्लियर है। अब इसका डोमेन का जो है अगला टाइप का जो सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आना शुरू हो जाएगा। अभी तक हम लोग रूट में कोई सवाल नहीं बताए, रूट आने पे समस्या आने लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका भी केवल वही लिखना है, एफ एक्स इज डिफाइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स, इसलिए फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर। बंद कर दो उसको।